नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका निदान क्लासेस पर। मैं आपका दोस्त नागेश गहलोत उपस्थित हुआ हूं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर, जो रीट एंड एमपीटेट एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए निदान क्लासेस पर पहला प्रश्न शुरू करते हैं आज का। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन की अवस्था की विशेषताएं हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से प्रश्न है कि कौन सा अमूर्त तर्क, कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त तर्क करता है और नैतिकता के पर्सपेक्टिव से चिंतन होता है। तो क्या संज्ञानात्मक संवेदनात्मक गामक अवस्था, मतलब पहली अवस्था कौन सी है पियाजे की? संवेदनात्मक गामक अवस्था, जिसको हम सेंसरी मोटर डेवलपमेंट भी कह सकते हैं। दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था और चौथी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इसमें से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त तर्क करता है? देखिए, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था चौथी है और तीसरी है मूर्त। तो हमें यहाँ पर बताना है कि संज्ञानात्मक विकास के किस सिद्धांत में बच्चा अमूर्त तरीके से सोचता है, मतलब जो उसके सामने वस्तु नहीं है उसके बारे में भी बच्चा सोच सकता है। तो वो अमूर्त विचार की एवं तर्क की जो प्रणाली विकसित होती है वो किस अवस्था में होती है? क्या संवेदनात्मक अवस्था में होती है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर हम इनकी देखें एज देखें तो संवेदी गामक अवस्था की एज क्या होती है? 0 से 2 वर्ष तक। पियाजे के अनुसार संवेदी गामक अवस्था की अवस्था 0 से 2 वर्ष तक चलती है। फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था आती है, जिसकी अवस्था कब से कब तक? आगे 2 वर्ष से फिर 7 वर्ष तक। 7 वर्ष तक का बच्चा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत रहता है। फिर आती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो 7 से 12 वर्ष तक का बच्चा जो है वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत रहता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है कि जो उसके सामने वस्तु है, जो वो देख पाता है, उसके बारे में बच्चा तर्क करना सीख जाता है। परंतु अमूर्त तर्क की अवस्था कौन सी होती है? अमूर्त तर्क की मतलब जो उसके सामने नहीं है उसके बारे में भी तर्क कर सकता है, और नैतिकता के चिंतन की अवस्था तो वो कहे जाएगी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, या फिर हम बोल सकते हैं इसको अमूर्त तर्क की अवस्था या फिर नैतिक चिंतन की अवस्था, और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज भी बोला जा सकता है इसको। तो पियाजे की सिद्धांत में सबसे महत्वपूर्ण क्या हो जाता है? इन्होंने सर्वप्रथम 1920 में अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया। अगर पियाजे के प्रश्न से, पियाजे से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, आपसे पूछ ले एग्जाम में कि पियाजे ने प्रयोग किसके ऊपर किया था, तो इन्होंने अपना एक पुत्र था लॉरेंट, और ल्यूसिन व जैकलिन नामक 2 पुत्रियां थी, जिनके ऊपर इन्होंने प्रयोग किया। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इनकी चौथी अवस्था जो है वो अमूर्त तर्क की अवस्था होती है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। जन्मजात वैयक्तिक गुणों का योगफल होता है समानता, निरंतरता, वंशानुक्रम, युयुत्सा। जन्मजात मतलब एक तो व्यक्ति में वैयक्तिक गुण कौन से होते हैं? जन्मजात होते हैं, और एक अर्जित होते हैं, जो अर्जित किए जाते हैं। तो जन्मजात क्या होते हैं और अर्जित क्या होते हैं? जन्मजात मतलब जो वंशानुक्रम द्वारा जन्म से मिले हैं वो गुण जन्मजात कहलाते हैं, और अर्जित मतलब बाह्य परिस्थितियों में व्यक्ति अर्जित करता है जिन गुणों को, वो कहलाते हैं अर्जित। तो जन्मजात व्यक्तिक गुणों का योगफल क्या होता है? क्या समानता होगा, क्या निरंतरता होगा, वंशानुक्रम होगा, या युयुत्सा होगा? तो देखिएगा साथियों, जो जन्मजात गुण होते हैं वो वंशानुक्रम से प्राप्त होते हैं। जन्मजात मतलब माता पिता से गुण मिलते हैं, दादा परदादा से मिलते हैं, नाना नानी से जो गुण मिलते हैं वो वंशानुक्रम के अंतर्गत समाहित किए जाते हैं। तो जन्मजात जो व्यक्तिक गुण होते हैं वो वंशानुक्रम के अंतर्गत आते हैं, और जो अर्जित गुण होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? वो वातावरण के अंतर्गत आते हैं। व्यक्ति अपने वातावरण से, अपने आसपास के परिवेश से, वातावरण से गुण सीखता है, उसको अर्जित गुण कहते हैं। तो दूसरा प्रश्न था। अब तीसरा प्रश्न है आपके सामने। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है? किस विधि के द्वारा मूल प्रवृत्तियों, सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि मूल प्रवृत्तियों का कॉन्सेप्ट दिया किसने है। तो विलियम मैकडूगल ने 1908 में, कब? 1908 में एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी उनकी, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, जिसके अंदर उन्होंने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई और 14 ही प्रकार के संवेग बताए हैं, जो हमने कल या उससे पहले वाले वीडियो में सभी प्रकार के संवेग और मूल प्रवृत्तियां पढ़ी है। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो वो देख लीजिएगा। तो 14 प्रकार के संवेग बताए हैं और 14 ही प्रकार की उनसे संबंधित मूल प्रवृत्तियां बताइए। तो पहले संवेग की उत्पत्ति होती है, सबसे पहले संवेग की उत्पत्ति होती है, उसके बाद फिर मूल प्रवृत्ति का जन्म होता है। पहले संवेग आता है, उसके बाद मूल प्रवृत्ति। तो देखिएगा, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार निम्नलिखित में किस विधि द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है? क्या सहसंबंध बिठाकर,
मार्गांतरीकरण करके, विलयन के द्वारा या फिर नवीनीकरण के द्वारा। तो अगर हमें मूल प्रवृत्तियों पर परिवर्तन लाना है तो उसके लिए हमें मार्गांतीकरण अपनाना होगा। मार्गांतीकरण जैसे कि हमारी संवेग है उत्पन्न हुआ, हम बात कर सकते हैं कि भय नामक संवेग आपके सामने उत्पन्न हुआ और उसकी मूल प्रवृत्ति क्या है? उसकी मूल प्रवृत्ति क्या है? उसकी मूल प्रवृत्ति होती है भय की, हम समझ सकते हैं कि पलायन। भय की क्या होती है? पलायन। और एक होता है क्रोध। क्रोध संवेग हो गया आपके समक्ष, क्रोध नामक संवेग उत्पन्न हो गया तो उसके मूल प्रवृत्ति क्या हो जाएगी? युयुत्सा, मतलब युद्ध करने की इच्छा। तो इसके द्वारा युद्ध करने की इच्छा हुई हमारी, मतलब हमें बहुत जबरदस्त क्रोध आया तो उसके लिए हमें मार्गांतीकरण करके हम क्रोध को रोक सकते हैं। तो मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है किसके द्वारा? मार्गांतीकरण करके। मतलब हम जिस मार्ग पे जा रहे हैं उसको छोड़ देंगे तो हमारा क्रोध थोड़ा क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। तो क्रोध थोड़े समय के लिए होता है और बहुत विनाशकारी होता है। तो इस कारण मतलब मूल प्रवृत्तियों में आपके परिवर्तन मार्गांतीकरण के द्वारा लाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, प्रत्ययों का बनते रहना एक कैसी प्रक्रिया है? कैसी है? विषम है, अनियमित है, सामयिक है या फिर संचयी है? तो प्रत्यय यानी कॉन्सेप्ट का बनते रहना एक संचयी प्रक्रिया के अंतर्गत आता है, एक संचयी प्रक्रिया माना जाता है इसको। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का कारण नहीं है? भूलने का कारण नहीं है। मानसिक द्वंद्व, पुनरावृत्ति का अभाव, सीखने की मात्रा या शिक्षक की योग्यता। तो देखिएगा साथियों, जो भूलने का कारण होता है वो मानसिक द्वंद्व होता है, क्योंकि अगर हमारे मन में द्वंद्व चल रहे हैं, कोई दूसरी समस्या को लेकर हम चिंतित हैं और आप सीख रहे हैं या फिर अधिगम कर रहे हैं तो वो आप भूल जाओगे, जो सीख रहे हो वो भूल जाओगे। तो मानसिक द्वंद्व तो इसका कारण होता है। पुनरावृत्ति का अभाव, यदि आपने उस चीज़ को रिवीजन नहीं किया, रिवाइज नहीं किया है और बार बार चीज़ें नई नई सीखे जा रहे हो और जो पहले सीखी हुई चीज़ों का रिवाइज नहीं किया है हमने, तो पुनरावृत्ति नहीं की है, तो उसके अभाव के कारण भी हम भूलने की समस्या हमारे सामने उत्पन्न हो सकती है। सीखने की मात्रा या फिर शिक्षक की योग्यता। तो देखिएगा साथियों, सीखने की मात्रा, अगर आपने बहुत ज़्यादा सीख लिया, आपको 2 घंटे में एक पार्ट सीखना था और आपने 2 घंटे में 5 पार्ट सीख लिया, तो वो सीखने की मात्रा क्या होगी? ज़्यादा। तो वो ज़्यादा मात्रा आप अपने माइंड में स्टोर नहीं कर पाओगे और वो फिर भूल जाओगे, तो वो सीखने की मात्रा भी इस पर प्रभावित होती है। परंतु शिक्षक की योग्यता का इस पर कोई प्रभाव नहीं होता है। तो कौन सा भूलने का कारण नहीं है? तो शिक्षक की योग्यता यहाँ पर भूलने का कारण नहीं है। अगला प्रश्न है, स्पीयरमैन ने 1904 के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता कहलाती है। किसके अनुसार? स्पीयरमैन के अनुसार। तो सबसे पहले तो स्पीयरमैन ने सिद्धांत कौन सा दिया था? स्पीयरमैन ने तर्क करने और समस्या समाधान करने की क्षमता क्या जी कारक कहलाएगी, एस कारक कहलाएगी, विशिष्ट बुद्धि कहलाएगी या फिर सांस्कृतिक बुद्धि कहलाएगी? तो सबसे पहले तो हमें बात करनी है, स्पीयरमैन ने 1904 में अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसको हम द्विकारकीय सिद्धांत भी कह सकते हैं। द्विकारकीय सिद्धांत कहते हैं इसको, या फिर द्वितत्वीय सिद्धांत भी कह सकते हैं। दो तत्वों का सिद्धांत इन्होंने प्रतिपादित किया। कब किया? 1904 में। इन्होंने एक तो फैक्टर बताया जी फैक्टर, जिसको हम सामान्य बुद्धि कह सकते हैं, और एस फैक्टर मतलब स्पेशल फैक्टर। जी फैक्टर मतलब सामान्य कारक और एस फैक्टर मतलब स्पेशल फैक्टर। तो 2 प्रकार इन्होंने बुद्धि के बताए 1904 में। किसके द्वारा? स्पीयरमैन के। चार्ल्स स्पीयरमैन इनका पूरा नाम था। इन्होंने जी कारक की विशेषताएं क्या बताई? मतलब पहले कारक की विशेषता होती है कि ये समस्या समाधान करने में महत्वपूर्ण होती है और इसको मतलब ये जन्मजात होती है। पहली बात तो ये है कि जो जी फैक्टर बताया इन्होंने वो जन्मजात होता है, इसको हमें अधिगम एवं प्रशिक्षण के द्वारा बदल नहीं सकते। जो जन्मजात होता है उनको अधिगम एवं प्रशिक्षण के द्वारा बदला नहीं जा सकता। तो ये सबसे ज़्यादा क्या बताया इन्होंने कि समस्या समाधान करने में जी फैक्टर महत्वपूर्ण होता है। जबकि एस फैक्टर का इन्होंने क्या बताया कि ये अर्जित होता है। एस फैक्टर क्या बताया कि ये अर्जित होता है और मतलब एस कारक व्यक्ति में कई हो सकते हैं, मतलब बहुत सारे कारक हो सकते हैं एस, परंतु जी कारक एक ही होता है और ये जन्मजात होता है। ये समस्या समाधान में योग्यता निर्धारित करता है। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा कि जी कारक जो है ये हमारा सही आंसर हो जाएगा कि अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता कौन कहलाती है? स्पीयरमैन के अनुसार। तो जी कारक के द्वारा उन्होंने अपने सिद्धांत में 1904 में बुद्धि का सिद्धांत दिया। अगर आपसे पूछे कि स्पीयरमैन ने सिद्धांत कौन सा दिया, तो द्विकारकीय सिद्धांत या फिर द्वितत्वीय सिद्धांत जो है वो बुद्धि का सिद्धांत प्रतिपादित किया 1904 में, जो आपके प्रश्न में भी दिया हुआ है। 1904 में इन्होंने जी कारक और एस कारक नामक 2 द्विकारकीय सिद्धांत प्रस्तुत किया बुद्धि का, जिसमें इन्होंने जी कारक को तर्क करने की और समस्या समाधान करने की क्षमता बताया।
अगला प्रश्न है, पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए? कहाँ पर होना चाहिए? क्या शिक्षण की तकनीक पर होना चाहिए, शारीरिक क्षमता पर होना चाहिए, व्यक्तिक विभिन्नता पर होना चाहिए, या फिर पारिवारिक स्थिति पर होना चाहिए? तो अगर पढ़ा रहा है शिक्षक, तो अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर ज़्यादा होना चाहिए? तो शिक्षण तकनीक पर भी होना चाहिए। शारीरिक क्षमता पर भी, मतलब कौन बच्चे कितना सीख रहे हैं, किस किस क्षमता के अनुसार सीख रहे हैं, उस पर भी होना चाहिए। परंतु आपसे पूछा क्या गया है, सर्वाधिक ध्यान मतलब सबसे ज़्यादा ध्यान किस पर होना चाहिए? क्या व्यक्तिक विभिन्नता पर होना चाहिए? तो बिल्कुल सही, हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, व्यक्तिक विभिन्नता पर। मतलब अलग 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 सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य से बच्चे आते हैं, अलग अलग सामाजिक परिप्रेक्ष्य से बच्चे आते हैं, अलग अलग परिपक्वता वाले बच्चे आते हैं, अलग अलग जाति धर्म संप्रदाय के बच्चे आते हैं। तो उनमें क्या क्या व्यक्तिक विभिन्नताएं हो सकती है? कोई बच्चा बुद्धि के अनुसार अलग होता है, कोई सामान्य बुद्धि वाला होता है, कोई विशिष्ट बुद्धि वाला होता है, कोई मंद बुद्धि वाला बच्चा होता है। तो यहाँ पर वैयक्तिक विभिन्नता का अर्थ होता है कि अलग अलग प्रकार के जो बच्चे हमारी कक्षा में आते हैं वो वैयक्तिक विभिन्नता से पूर्ण होते हैं, अलग अलग सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आते हैं, अलग अलग सामाजिक पृष्ठभूमि से आते हैं, तो उनके मध्य वैयक्तिक विभिन्नताएं बहुत होती है। तो शिक्षक को सर्वप्रथम ये ध्यान रखना होगा कि वैयक्तिक विभिन्नता बच्चों में उनको ध्यान में रखकर हमें शिक्षण कार्य करवाना है। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगी, वैयक्तिक विभिन्नता हमारा सही आंसर हो जाएगा। पारिवारिक स्थिति का कोई महत्व नहीं रखता, जबकि वैयक्तिक विभिन्नता की स्थिति हमें जांचना जरूरी हो जाता है। अधिगम स्थानांतरण के द्वितत्व सिद्धांत के प्रवर्तक कौन रहे हैं? द्वितत्व सिद्धांत के प्रवर्तक क्या थॉर्नडाइक रहे हैं, स्पीयरमैन रहे हैं, जड रहे हैं, या फिर गिलफोर्ड रहे हैं? तो द्वितत्व सिद्धांत अभी हमने पढ़ा है कि चार्ल्स स्पीयरमैन ने 1904 में, कब 1904 में अपना द्वितत्व का सिद्धांत प्रतिपादित किया, और इन्होंने दो कारक महत्वपूर्ण माने हैं। दो कारक कौन कौन से महत्वपूर्ण माने हैं? एक तो जी कारक और एस कारक, जी फैक्टर एंड एस फैक्टर। दो प्रकार के कारक बताए इन्होंने कि जी फैक्टर जो होता है वो समस्या समाधान में और तर्क करने की योग्यता में महत्वपूर्ण होता है, ये जन्मजात होता है। कौन सा? जी फैक्टर। और एस कारक जो होता है यानी एस फैक्टर जो होता है, यह मतलब अर्जित गुण होता है और अधिगम प्रशिक्षण के द्वारा इसको बदला जा सकता है, जबकि जी कारक को अधिगम और प्रशिक्षण के द्वारा नहीं बदला जा सकता है। और एस कारक व्यक्ति में बहुत सारे हो सकते हैं, जबकि जी कारक केवल और केवल एक होता है, और वो कैसा होता है? जन्मजात होता है, वंशानुक्रम के द्वारा होता है, मतलब जन्मजात होता है, तो उसको हम बदल नहीं सकते हैं। तो ये द्विकारकीय सिद्धांत या फिर द्वितत्वीय सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? ये स्पीयरमैन ने प्रस्तुत किया है। अगर हम थॉर्नडाइक की बात करें तो थॉर्नडाइक ने भी बुद्धि का सिद्धांत दिया है, जड ने भी दिया है, गिलफोर्ड ने बहुतत्वीय सिद्धांत दिया है। तो इस प्रकार से हमारा स्पीयरमैन सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता कहलाती है। मतलब सीखी हुई बात को हम पुनः स्मरण यानी रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, तो वो क्या कहलाती है? असफलता कहलाती है। तो वो क्या कहलाएगी? पुनः स्मरण कहलाएगी, विस्मृति कहलाएगी, संवेदना कहलाएगी, या फिर स्मृति कहलाएगी? तो स्मृति के अंतर्गत तो ये सब कुछ चीज़ें आती है, परंतु अगर हम सीखी हुई कोई भी चीज़ हमने पहले सीख लिए, मतलब स्मृति की प्रक्रिया तीन प्रकार से चलती है। कौन कौन सी? पहले तो एनकोडिंग। एनकोडिंग मतलब संकेतों के माध्यम से किसी चीज़ को देखना और अपने दिमाग में स्टोर करना। संकेतों के माध्यम से एनकोडिंग करना, मतलब एक निश्चित संकेतों के माध्यम से एनकोडिंग करना। उसके बाद दूसरी प्रक्रिया क्या है? दूसरी प्रक्रिया है स्टोर करना। जैसे कि मेमोरी में स्टोरेज होता है ना, उसी प्रकार से हमारा स्टोर होती है सूचनाएं। तो ये प्रक्रिया है स्मृति की। पहले तो संकेतों के माध्यम से एनकोडिंग करते हैं, उसके बाद स्टोर करते हैं, और तीसरी प्रक्रिया क्या होती है? पुनः प्राप्ति। पुनः प्राप्ति, तो पुनः प्राप्त करने में हम असफल हो रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? पुनः स्मरण कहलाएगा, विस्मृति कहलाएगी, संवेदना कहलाएगा, या फिर स्मृति कहलाएगी? तो विस्मृति मतलब जो हमने सीखी हुई चीज़ें भूल रहे हैं, तो वो हमारी क्या कहलाएगी? विस्मृति कहलाएगी। अगला प्रश्न है, व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है, क्या कहलाता है? व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं की कैसा संगठन है? गतिशील संगठन, जो उसके पर्यावरण के साथ कैसा अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है, क्या कहलाता है? क्या व्यक्तित्व होगा, समायोजन होगा, संवेदना होगा, या फिर चरित्र होगा? तो समायोजन तो देखिए परिस्थितियों के अनुसार व्यक्ति जो समायोजन कहलाता है वो समायोजन, सामंजस्य स्थापित कहलाता है वो समायोजन। परंतु यहाँ पर क्या आ रहा है? मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन है जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है। तो ये हमारा हो जाएगा व्यक्तित्व। व्यक्तित्व कहाँ है? व्यक्तित्व ए नंबर पर व्यक्तित्व है। व्यक्तित्व क्या होता है कि व्यक्ति की मतलब आंतरिक गुण व बाह्य गुण
मतलब उसके लक्षण, उसकी विशेषताएं, जिससे समाज में उसकी एक अलग ही पहचान होती है कि हाँ साहब ये व्यक्ति बिल्कुल अलग है, तो वो उसका व्यक्तित्व हो जाता है। तो उसी प्रकार से व्यक्तित्व की परिभाषा हम निर्धारित कर सकते हैं कि व्यक्ति में मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है, तो क्या कहलाएगा? वो व्यक्तित्व कहलाएगा। तो आज के 10 प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में बताएं और अपने साथियों को शेयर करें, ताकि ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ दूसरों को भी प्राप्त होती रहे, जो एमपीटेट और रीट की पर्सपेक्टिव से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।